हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट नेट 8 के बारे में। डॉट नेट 8 जो कि एक सक्सेसर है डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक नेटिव वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन लिखा जाता है और डॉट नेट में एप्लीकेशन लिखा जाता है, उनमें क्या डिफरेंस है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि डॉट नेट के आने से या डॉट नेट यूज़ करने से आपका एप्लीकेशन कितना अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, अवेलेबिलिटी डॉट नेट की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्रेमवर्क, कोर और डॉट नेट, इन तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज ये तीन टर्मिनोलॉजीज अलग अलग यूज होती है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्जन्स के बारे में। जो डॉट नेट, जिसको पहले डॉट नेट कोर कहा जाता था, वो 1.0 से लेके 8.0 तक के वर्जन्स पे कब कब आया और क्या डिटेल्स हैं। यूनिफिकेशन ऑफ डॉट नेट के बारे में बात करेंगे। ये हम बात करेंगे कि डॉट नेट कोर को क्या क्या मिल के बनाते हैं, और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि हम डॉट नेट कोर के ज़रिए किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हम ये भी कहेंगे कि जब डॉट नेट कोर हम यूज़ करने वाले या सीख रहे हैं, कोर 8 हम जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, उसके साथ क्या क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के इस सेशन के एंड में आपको डॉट नेट 8 की सारी जानकारी हो जाएगी। आप अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डॉट नेट टर्म क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क, कोर डॉट नेट कोर और डॉट नेट, इन तीनों में क्या अंतर है। जो वर्जन की हिस्ट्री है जो डॉट नेट की बहुत पहले 2002 से चली आ रही है, कौन कौन से वर्जन्स आए, फिर किस तरह कोर में कन्वर्जन हुआ, और 8 हम फिर डॉट नेट पे कैसे आ गए, आप सारी चीज़ें सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि कोर 8 में कौन कौन से नए फीचर्स हैं और किस किस तरह के एप्लीकेशंस आप आगे बना सकते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो कि C या C++ में लिखा गया है, जो नॉन डॉट नेट वर्ल्ड का एप्लीकेशन है। आप नोटिस करेंगे कि आपका एप्लीकेशन सीधे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा है। आपने कुछ कोड लिखा यहाँ पे, और ये कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को यूज करता है डायरेक्टली, इसके रूटीन्स या उसके एपीआईज को यूज करके, और ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करता है अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब एक टाइटली कपल्ड रिलेशन है बिटवीन दिस एप्लीकेशन एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा भी आप खिसकाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन हिल जाएगा, बिकॉज ये पूरी तरह से इसके रूटीन्स पे डिपेंड करता है, इसके एप्लीकेशंस के एपीआईज पे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एपीआईज पे डिपेंड करता है। वही अगर हम एक डॉट नेट वर्ल्ड के एप्लीकेशन की बात करें, तो ये डॉट नेट कहता है कि भाई आप जो है डायरेक्टली एपीआई, आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात ना करके आप हमारे बंडल से बात करो। मैं आपको एक बंडल दूंगा, ये बंडल, और इससे बात करो। आप बात कैसे करोगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज दूंगा। आपको मेल लिखनी है, मेरे पास लाइब्रेरी है। आपको कुछ सिक्योरिटी करना है, मेरे पास लाइब्रेरी है, मैं आपको दूंगा। आसानी से आप उन्हें यूज करो, और जब आप अपना प्रोग्राम चलाओ या रन कराओ, उस टाइम पे जो आपको रन टाइम सपोर्ट चाहिए, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे कोर्सेलर के हेल्प से दे दूंगा। तो लाइब्रेरीज भी मिल गई और आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए रन टाइम की सपोर्ट भी मिल गई, जैसे आपकी क्लास का लोड किया जाना, सिक्योरिटी का चेक होना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, वो सब ये संभाल लेगा। तो आप एक तरह से बेफिक्र हो गए और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी को छोड़ दिया। अब आपकी डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना होके आपकी डिपेंडेंसीज बंडल पे है। और यही है ब्यूटी इस डॉट नेट की, कि यहाँ पे आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि विंडोज हो जाए, हो सकता है मैक हो जाए, या फिर लिनक्स हो जाए, और आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली डिपेंड ना करके इस बंडल पे डिपेंड कर रहे हो, और इससे क्या हो रहा है कि आपका प्रोग्राम अच्छी तरह से लिखा जा रहा है, राइट। तो एक तरह से आपको इंडिपेंडेंसी मिल गई। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल जो नेटिव वर्ल्ड का एप्लीकेशन है और एक डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है, इन दोनों के बीच में। डॉट नेट को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि एक फ्री है, सबसे पहले ओपन सोर्स है, मैनेज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। मैनेज्ड की बात मैंने पहले की कि अगर आप मैनेज लिखते हो तो आपको ये पूरी की पूरी फीचर देता है कि आपका रन टाइम और लाइब्रेरी देता है, जो कि विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस के लिए एप्लीकेशंस लिख सकता है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज के द्वारा डेवलप किया गया और डॉट नेट फाउंडेशन के अंदर डेवलप किया गया। MIT के लाइसेंस के अंदर इसका रिलीज है। और ये अगर कहें तो डॉट नेट कोर, जो कि आजकल डॉट नेट के नाम से हम जानते हैं, ये बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक रीडिजाइन वर्जन है।
अब यहाँ पे 3 चीजें आई। अब यहाँ देखो डॉट नेट कोर, डॉट नेट और यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ मिनटों में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। राइट, सो अब हम आते हैं जो चीज मैं क्लियर करना चाहता था, ये है डॉट नेट फ्रेमवर्क। 2002 के साथ से ही इस चीज का इवॉल्वमेंट हुआ कि भाई आप ओएस जब ये है तो इस ओएस के ऊपर आपकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी ना होके इसके ऊपर एक रैपर आ जाएगा। इस रैपर के मेनली 2 सेक्शन होंगे, एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का सेक्शन होगा और लाइब्रेरी का सेक्शन होगा। आपका जो प्रोग्राम होगा वो इससे अप्रोच करेगा और ये फर्दर ओएस से बात करेगा। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर आता था। इसके वर्जन्स 1.0 से शुरू हुए, 1.1, 2.0, 2.0 के बाद 3.0, 3.5, 4 एंड इस तरह 4.8.1 लेटेस्ट वर्जन आके ये यहाँ पे रुक गया 2022 में, 2022 में। इसके बाद पैरेलली ये डॉट नेट कोर का इवॉल्वमेंट होना शुरू हो गया और वो इसलिए हुआ कि ये लोग चाहते थे कि ओएस की फिर भी डिपेंडेंसी थी तो ना रहे, ये जो लाइब्रेरी, ये जो फ्रेमवर्क रहे और फ्रेमवर्क यूनिफाइड फ्रेमवर्क हो जो कि किसी भी ओएस पे चले। फॉर एग्जांपल विंड पे चले, लिनक्स पे चले, मैक पे चले। तो इसलिए ये भी डेवलपमेंट चालू हो गया। तो जो कोर का डेवलपमेंट वो 16 से चालू हुआ, 2016 से 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2 एंड 3.1 आगे 2018 तक, 19-20 तक इनफैक्ट। और 20 के बाद ये वर्जन स्पेसिफिकली कोर जो थे वो कोर वर्ड रिमूव होके और ये प्योरली क्या बन गया, डॉट नेट। फिर हमारे पास ये वर्जन्स आने शुरू हो गए 5.0, 5.6.0, 7.0, 8.0, लाइकवाइज वी हैव फ्यूचर वर्जन्स एज वेल जो 2020 से लेके अब तक के वर्जन्स हैं। इसको और डिटेल में देखने के लिए कोशिश करते हैं। 2016 से 2018 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2 एंड 2019 में डॉट नेट कोर 3.1 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड 2020 में डॉट नेट 5, 2021 में डॉट नेट 6, नवंबर 22 डॉट नेट 7, नवंबर 23 डॉट नेट 8। सो आप देखते हैं कि हर नवंबर में अभी डॉट नेट के रिलीजेस आने शुरू हो गए ना। नवंबर में एक रिलीज आया नवंबर 2021 में। और दूसरी कॉमन चीज ये कि जो रिलीजेस ऑड ईयर्स में आए जैसे कि 2019, 2021, 2023 इनके लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और जो इवन ईयर स्टाइल में के शॉर्ट टर्म सपोर्ट से। सो अभी जो फ्यूचर रिलीज या एक्सपेक्टेड रिलीज है दैट इज इन नवंबर 2024, दैट इज डॉट नेट 9.0। राइट, सो all even years, not long term support, all odd years, long term support, every November release. Unification of .NET, we have .NET standards, best class library, इस पे .NET framework काम करता है, .NET standard mono BCL इस पे Xamarin काम करती है and core BCL इस पे .NET core काम करता है। मेनली 3 पार्ट हो गए हमारे। core CLR जो रन टाइम है, जो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे कि असेंबली की लोडिंग हो गई, गार्बेज कलेक्शन हो गया, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें। कोर एफएक्स लाइब्रेरीज हो गई जो आपको फीचर्स फैसिलिटीज देती हैं जिससे आप अपने एप्लीकेशंस लिख सकते हो उनको यूज़ करके। CLN रोजलिन जो कमांड लाइन इंटरफेस है, रोजलिन एक लैंग्वेज कंपाइलर है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर पूरा का पूरा आपका कोर बनता है। Core FX, that is library, CLR common language runtime and CLN Roslyn। इस तरह दूसरा अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे लेयर पे, इसमें मैक हो सकता है, विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। इसके ऊपर कोर CLR दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसके बाद लाइब्रेरी, इस किसी तरह का एप्लीकेशन लिख सकते हो। यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूजर इंटरफेस माओ लिख सकते हो, ASP.NET का कोर एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशंस लिख सकते हो। इसके ऊपर कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, ये कहता है कि किसी भी लैंग्वेज के लिखे गए प्रोग्राम्स के स्पेसिफिकेशंस कॉमन होंगे। तो या तो VB में लिखो, C#.NET, VB.NET, J#.NET या कोई बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखो, दैट विल बी सपोर्टेड अंडर कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में लिखा जाएगा। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हो सकता है या विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है। राइट, What can I build in .NET? So we can build web application, हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं, मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट, IoT डेवलपमेंट, बैकएंड APIs और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं हम .NET के ऊपर।
.NET 8 में स्पेसिफिकली क्या आता है? .NET में सबसे पहले C#12। C# एक लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड लैंग्वेज है, बहुत पहले से आ रही है, फ्रेमवर्क के ज़माने से आ रही है। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 इस तरह ग्रोथ हुआ C# का। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आई इसके अंदर। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसमें हम वर्जन बाय वर्जन कंपेरिजन करेंगे, और हम C#12 की भी सेपरेट वीडियो रहेगी जो आएगी, आप उसे रेफर कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल डिस्कस करना इस वीडियो के बियॉन्ड है, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा फीचर्स खाली समझ लेंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आया यूजिंग एनी टाइप पे यूज करने के लिए आया, इनलाइन अरेज, डिफॉल्ट लैम्डा पैरामीटर्स, नेम ऑफ चेंजेस, कलेक्शन एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। न्यू एपीआई डेवलप हुए जिनमें रैंडमनेस मेथड आया, टाइम प्रोवाइडर, न्यू डेटा वैलिडेटर आया, एओटी हेड ऑफ टाइम जेट के ऊपर एक फीचर आया जिसमें पहले से ही कंपाइल हो के या फुल फ्लेज कंपाइल हो के आपका एप्लीकेशन रहेगा। हालांकि 7.1 से ही आया हुआ था, लेकिन .NET 8 के अंदर इसके बहुत सारे एनहेंसमेंट्स आए, और ASP.NET कोर इम्प्रूवमेंट्स बहुत सारे हुए। फुल स्टैक वेब यूआई और ब्लेजर में बैकग्राउंड ऑप्शन एक्सटेंड की सर्विसेज, अगेन इन सब के लिए सेपरेट वीडियोस होंगी क्योंकि इनकी दुनिया अलग ही है, बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। लेकिन मेन मेरा मकसद या उद्देश्य ये है कि आपको ये बता दें कि .NET 8 के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ गई, या .NET 8 के ऊपर कौन सी नई चीज़ें सपोर्टेड है। इसके अलावा माओ यूआई आ गया, मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूजर इंटरफेस, इसके अंदर स्टेबलाइजेशन, मेनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स और न्यू फीचर्स डेवलप हुए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑर्लिन्स एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग रोबस्ट एंड स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। सो ये सारे फीचर्स से .NET 8 के अंदर आपको देखने को मिले। मुझे आशा है कि आज के डिस्कस्ड इन सारे टॉपिक्स पे जो .NET 8 के आधार पे थी उसमें आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको ये अवेयरनेस हो गया कि एक यात्रा जो .NET फ्रेमवर्क से शुरू होकर कोर तक आई और फिर .NET तक आई, वो कैसी रही, क्या क्या नई चीज़ें आई जो .NET के ऊपर हैं, और आप अब अच्छी तरह से इस चीज़ को समझने लगे हैं कि .NET का क्या फ्यूचर है, किस किस समय क्या क्या रिलीज आना है। मुझे आशा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप हमेशा अपडेट रहें, नए फीचर्स पर ट्रैक रखें, हमारे वीडियो पर ध्यान रखें। सो आपको किसी दूसरे वीडियो में फिर देखते हैं। बाय बाय।